अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हैं? सर हम भी ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। अफ़ाक अहमद। यस सर। अफ़ाक कैसर। अफ़ाक कैसर। अहमद जलाल। Present, sir. अलीशा नाज। Yes, sir. Present. आमना नज़ीर। आमना नज़ीर। अक्सा। Present, sir. अज़का। अज़का। अहमद नईम। Present, sir. फिजा नईम। Present, sir. गफरा बतूल। प्रेजेंट सर। हसनैन सईद। हसनैन सईद। ईशा शाहिद। Present, sir. फिजा फातिमा। काशिफ खान। काशिफ खान। खदीजा परवीन। खदीजा परवीन। लाइबा हफीज। लाइबा हफीज। मलाइका खान। Present, sir. मरियम लियाकत। Present, sir. मरियम अकमल। Present, sir. मोहम्मद औरंगजेब। जी सर प्रेजेंट। निमरा कज़ाफ़ी। निमरा कज़ाफ़ी। नौमान मुनव्वर। यस सर। नूर सरोश। Present, sir. राबिहा बख्तियार। Present, sir. राबिया महम। Present, sir. सिदरतुल मुंतहा। सिदरतुल मुंतहा। सुभान बाबर। सुभान बाबर। सैयदा फातिमा जलील। सैयदा फातिमा जलील। यूसुफ अली। यूसुफ अली। या वो स्टूडेंट नाम सुन लें जो इस क्लास में अटेंडेंस के वक्त एब्सेंट थे, अगर वो प्रेजेंट है तो अटेंडेंस लगवा सकते हैं। अफाक कैसर। आमना नज़ीर। सर मैं प्रेजेंट हूँ। ओके, आमना आपकी अटेंडेंस हो गई है। अज़का। हसनैन सईद। काशिफ खान।
खदीजा परवीन, प्रेजेंट सर। ओके खदीजा आपके अटेंडेंस हो चुकी है। लाइबा हाफिज, यस सर। लाइबा आपकी भी अटेंडेंस हो चुकी है। निमरा कजाफी, सिदरातुल मुंतहा, सुभान बाबर, सैयदा फातिमा जबीन, प्रेजेंट सर। ओके सैयदा आपका भी आपकी अटेंडेंस हो चुकी है। यूसुफ अली, यूसुफ अली, अफाक कैसर आपकी भी अटेंडेंस हो गई है। जी अहमद जलाल, जी लास्ट टाइम हमने क्या डिस्कस किया था? सर, आइडियल गैसेस डिस्कस की थी, स्टैंडर्ड कंडीशंस डिस्कस किया था आइडियल गैसेस का स्टैंडर्ड कंडीशंस के साथ एट स्टैंडर्ड कंडीशंस और मोलर वॉल्यूम को डिस्कस किया था। हाँ तो क्या यानी कि आपने सीखा था? सर, मोलर वॉल्यूम की डेफिनेशन, स्टैंडर्ड कंडीशंस का, फिर आइडियल गैसेस का क्या रिएक्शन होता है और आइडियल गैसेस कैसे बिहेव करती हैं। कैसे बिहेव करती है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे। हाँ आइडियल कैसे गैसेस बिहेवियर, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कैसे बिहेवियर करती है? वो आर के गैस कांस्टेंट होता है आर, उसकी वैल्यू भी की थी और वो कैसे बिहेव करती है। अलीशा नाज, जी सर। ये स्टैंडर्ड कंडीशन क्या है? सर स्टैंडर्ड कंडीशन हम लोग कहते हैं कि अगर हमारे पास प्रेशर जो है वो 1 atm है और स्टैंडर्ड टेम्परेचर 273 केल्विन है जो कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड के इक्वल है, तो फिर उन उन सब कंडीशंस में जो है हमारे पास गैसेस किस तरह एग्जिस्ट करती हैं, तो उसको हम स्टैंडर्ड कंडीशंस कहते हैं। और अफाक कैसर, यस सर। मोलर वॉल्यूम क्या चीज है? सर एक्चुअली मैं लेक्चर नहीं लास्ट पढ़ा सर। बाकी आप LMS पे इशू आ गया मेरे पे, वो रिकॉर्डिंग दूसरी क्लासेस की शो हो रही है, पता नहीं क्यों। चलें, उसका तो इशू मैं आज रिजॉल्व करवा दूंगा, क्योंकि आप यस, लोगों का ही ये जो क्लास है उसका ही सिर्फ ये इशू है, बाकी जो दूसरी क्लासेस हैं उसमें ये इशू नहीं है। पता नहीं सर वो क्यों दूसरी क्लासेस की आ रही है। तो वैसे आपने बुक से नहीं पढ़ा है? नो सर। क्योंकि वहाँ पर स्लाइड जो है वो भी शेयर की हुई है। यस सर दी हुई है। क्योंकि ये बाकियों का जो LMS है वो इस तरह शो हो रहा है और उस पर सारी वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह शो हो रही है। आप लोगों को पता नहीं उन्होंने किस तरह उसका LMS की जो डेटा है वो टोटल ही क्या चेंज। सर वो दूसरी क्लासेस के रिकॉर्डिंग्स जो हो रही हैं हमें। वो मैंने आज इनसे करना है और वो जिस वक्त वो कर देंगे तो फिर उसमें टोटल वीडियो जो है, क्योंकि मैंने यूट्यूब पर तो अपलोड की हुई है और वहाँ से आप लोग डायरेक्ट चेक भी कर सकते हो। यस सर, आप लोगों के यूट्यूब पे। सेक्शन के नाम से और इसके लेक्चर के नाम से वहाँ पर अपलोड है। लेक्चर 11 और 12 शायद नहीं है वहाँ। हाँ ये लास्ट मैंने असल में इसीलिए नहीं किया था क्योंकि आप लोगों का LMS का इशू आ रहा था और ये कंफर्म होगा तभी इसमें मैं अपलोड कर सकता हूँ LMS पर। यस। ठीक है, तो मोलर देखें वॉल्यूम बाकियों का जो सर वो LMS जो है जो है वो कौन डिफरेंट है, आप लोगों का LMS जो है आपकी क्लास का सिर्फ जो है वो डिफरेंट आ रहा है और उसमें ही ये तो पुराने लेक्चर पता नहीं क्यों इस तरह शो हो रहे हैं। जी सर। यस वो तो पूरे शो हो रहे हैं 13 14 29 तक। चलिए इसके बाद नेक्स्ट गफरा बतूल, जी सर। ये मोलर वॉल्यूम क्या होता है?
तो मोलर वॉल्यूम के बारे में बेसिकली यही पढ़ा था ना कि वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। एक्सटेंडेड टेम्परेचर एंड प्रेशर क्या मतलब? फिर स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर स्टैंडर्ड कंडीशंस में आता है ना, जी जिस तरह आपने बताया था कि किसी भी गैस, जो गैस होती है उसका जो वॉल्यूम होता है वो वेरी करता है विद प्रेशर एंड टेम्परेचर, ठीक है और ये डिफरेंट सेट ऑफ कंडीशन पे एग्री होते हैं। ठीक है इस तरह फिर हमारा कंपैरिजन इजी हो जाता है डिफरेंट गैसेस का, तो हम इसलिए स्टैंडर्ड कंडीशन यूज करते हैं टेम्परेचर और प्रेशर की। ठीक है जी। अलीशा नाज। अलीशा नाज। सर वो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे थे, मेरा डिस्कनेक्ट हो गया, मुझे पता ही नहीं चला। चले कोई बात नहीं, हो जाता है। थैंक यू। आप लोगों ने लास्ट टाइम जो है मोलर वॉल्यूम तक स्टडी जी किया था। सर अब मिक्सचर ऑफ गैसेस से स्टार्ट करना है। आज हमने मिक्सचर ऑफ गैसेस से स्टार्ट करना है। आप लोगों ने एक डाल्टन लॉ पढ़ा होगा इंटर में। किसी को कोई उसके बारे में कंसेप्ट है? मिक्सचर ऑफ गैसेस में कहता है कि आप लोगों जब भी गैसेस को, डिफरेंट गैसेस को एक वॉल्यूम या वेसल में, कंटेनर में फिल करते हो, तो वो गैस के मालिक्यूल जो हैं, हर मालिक्यूल, अब जिस तरह इसमें आप लोगों के पास शो किया हुआ है कि आप लोगों के पास नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस, क्योंकि इन्वायरमेंट में आप लोगों के पास मिक्सचर ऑफ गैसेस होते हैं, और मिक्सचर ऑफ गैसेस में कुछ गैसेस की क्वांटिटी ज़्यादा होती है और कुछ की क्वांटिटी कम होती है। इसका मतलब है कि जिन गैसेस की क्वांटिटी ज़्यादा है, नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा हैं, उनकी वजह से प्रेशर भी ज़्यादा जनरेट होता है, और जिनके नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे उनकी वजह से प्रेशर भी कम ही जनरेट होगा। क्योंकि हमने ये स्टडी किया था, प्रेशर जो है वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ मोल्स पर प्लस उनकी काइनेटिक एनर्जी पर। अगर नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा होते हैं तो उस कंडीशन में गैस के मॉलिक्यूल ज़्यादा फोर्स के साथ कोलिजन शो करते हैं। सॉरी, अगर नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा हैं तो उस कंडीशन में गैस के मॉलिक्यूल्स ज़्यादा कोलिजन शो करते हैं, और जितनी ज़्यादा कोलिजन शो करेंगे इसका मतलब है उतना ही ज़्यादा प्रेशर जनरेट करेंगे। इसके साथ दूसरी चीज़ हमने ये पढ़ी थी, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो उस कंडीशन में भी गैस के मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है, और जितनी गैस के मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी उतनी ही ज़्यादा फोर्स के साथ वो वॉल के साथ कोलिजन शो करेंगे, और जितनी ज़्यादा फोर्स के साथ वो कोलिजन शो करेंगे इसका मतलब है उतना ही ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, उनकी वजह से उतना ही ज़्यादा प्रेशर जो है वो जनरेट होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि वो गैस मॉलिक्यूल जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी उनकी वजह से प्रेशर ज़्यादा होगा, या वो गैस मॉलिक्यूल जिनकी क्वांटिटी या मोल्स जो हैं वो ज़्यादा होंगे तो उनकी वजह से जो प्रेशर जनरेट होता है उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। क्योंकि बेसिकली आप लोगों के पास जो प्रेशर जनरेट होगा वो टोटल गैसेस की वजह से होगा, और जिस वक्त हम इंडिविजुअल गैस के बारे में बताते हैं कि सपोज आप लोगों के पास टेम्परेचर सेम होता है और आप लोगों के पास गैस जो है वो एक सपोज हाइड्रोजन गैस है, दूसरी जो है वो मीथेन गैस है। अब दोनों का मोलर मास डिफरेंट है, क्योंकि आप लोगों को ये पता है कि जिस वक्त आप लोग फोर्स अप्लाई करते हो, काइनेटिक एनर्जी या टेम्परेचर प्रोवाइड करते हो, तो बेसिकली वो फोर्स है जिसकी वजह से मॉलिक्यूल्स जो हैं वो मूव करते हैं।
अगर आप लोग सेम फोर्स हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के लिए अप्लाई करते हो और उतनी ही फोर्स आप लोग मीथेन गैस के लिए अप्लाई करते हो, तो जिसका मोलर मास कम होगा वो ज्यादा स्पीड के साथ मूव करेगी, यानी कि उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। और जो मॉलिक्यूल जितनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी के साथ मूव करेगा, कोलिजन करेगा, इसका मतलब है वो उतनी ही ज्यादा फोर्स के साथ प्रेशर जनरेट करेगा, जिसका मतलब है कि उसकी वजह से प्रेशर ज्यादा जनरेट होगा। इसके साथ मैंने आप लोगों को ये बताया था कि ये प्रेशर जो है वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पर भी डिपेंड करता है कि मॉलिक्यूल्स के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक हैं या स्ट्रॉन्ग। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगी तो उस कंडीशन में प्रेशर कम जनरेट होगा, और अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं वो वीक हैं तो उस कंडीशन में प्रेशर ज्यादा जनरेट होगा। इसका मतलब है कि जिस वक्त आप लोग डिफरेंट गैसेस को फिल करते हो किसी भी वेसल के अंदर, तो टोटल गैसेस का जितना भी प्रेशर है उसको हम टोटल प्रेशर कहते हैं। और जिस वक्त हम इंडिविजुअल प्रेशर चेक करते हैं हर गैस की वजह से, तो वो गैस जिनका मोलर मास कम होगा उनकी वजह से प्रेशर ज्यादा जनरेट होगा। क्यों? क्योंकि आप लोग सेम एनर्जी प्रोवाइड करते हो टोटल मॉलिक्यूल्स को, लेकिन जो लाइटर मॉलिक्यूल होते हैं वो ज्यादा एनर्जी को हासिल करते हैं। जिस तरह एक ही फोर्स आप लोग कार को अप्लाई करते हो और एक ही फोर्स आप लोग अप्लाई करते हो बाइक को, कि आप लोगों की बाइक जो है वो खराब हो गई है, आप लोग चाहते हो कि उसको एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर शिफ्ट करना चाहते हो। इसी तरह आपकी जो कार है वो भी खराब हो चुकी है, उसको भी आप लोगों की कोशिश है कि आप लोगों ने उसको भी इतने ही डिस्टेंस पर सेकंड पोजीशन पर शिफ्ट करना है। अब एक पर्सन ने ही बाइक को जो है धक्का लगाना है और उतनी ही सेम फोर्स के साथ एक पर्सन ने ही कार को धक्का लगाना है। तो आपका क्या ख्याल है कि कार जो है वो ज्यादा मूव करेगी या बाइक? जी अलीशनाज, सर कुछ भी नहीं। मैंने पूछा है कि अगर आप लोग सेम फोर्स अप्लाई, यानी कि ये कह लो कि अलीशा आप ही धक्का लगाती हो, बाइक को भी लगाती हो कार को भी लगाती हो, तो जी आपके सर। ख्याल में बाइक जो है वो ज्यादा मूव करेगी या कार? सर बाइक। क्यों? सर क्योंकि उसका वो वॉल्यूम जो है वो कम है, या उसका मास जो है वो कम है। बाइक का मास जो है वो कम है, अगर कम फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो ज्यादा मूवमेंट शो करेगा। इसका मतलब है उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी बाइक की। इसीलिए अगर आप लोग सेम गैसेस डिफरेंट गैसेस किसी भी वेसल के अंदर फिल करते हो और सेम एनर्जी प्रोवाइड करते हो, तो लाइटर मॉलिक्यूल जो हैं वो ज्यादा एनर्जी को गेन करेंगे, वो ज्यादा फोर्स के साथ मूवमेंट शो करेंगे। और जो मॉलिक्यूल जितनी ज्यादा फोर्स के साथ, क्योंकि जिनके अंदर एनर्जी ज्यादा होगी इसका मतलब है वो ज्यादा ही फोर्स के साथ कोलिजन शो करेंगे, और जो मॉलिक्यूल जितनी ज्यादा फोर्स के साथ कोलिजन शो करेंगे इसका मतलब है कि उनकी वजह से प्रेशर उतना ही ज्यादा प्रोड्यूस होगा। डाल्टन लॉ के मुताबिक आप लोगों के पास जो टोटल प्रेशर होता है वो सम होता है ऑल गैसेस के प्रेशर के। कि जितनी भी आप लोगों ने गैसेस को फिल किया हुआ है उन गैसेस की वजह से जितना भी प्रेशर जनरेट हो रहा है उन टोटल प्रेशर का सम आप लोगों का टोटल प्रेशर कहलाता है। और हर गैस का प्रेशर को हम पार्शियल प्रेशर कहते हैं। जिस तरह आप लोगों के पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, इसके साथ हाइड्रोजन गैस है, इसके साथ आप लोगों ने ऑक्सीजन गैस को फिल किया हुआ है, इसके साथ सपोज आप लोग आर्गन गैस को फिल कर देते हो।
ये 4 आप लोगों ने एक बीकर के अंदर क्लोज्ड वेसल के अंदर फिल की हुई हैं गैसेस। अब ये चारों गैसेस जो हैं वो वेसल की वाल के साथ कोलिजन शो कर रही हैं, और जब कोलिजन शो करेंगी इसका मतलब है कि प्रेशर जनरेट होगा। अब जो टोटल प्रेशर होगा वो सम होगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से जो प्रेशर है प्लस हाइड्रोजन गैस की वजह से जो प्रेशर है प्लस ऑक्सीजन गैस की वजह से जो प्रेशर है प्लस आर्गोन गैस की वजह से जो प्रेशर है। इन तीनों के प्रेशर को अगर हम सम करते हैं तो वो प्रेशर टोटल प्रेशर कहलाता है। और अगर हम इन चारों गैसेस में से किसी एक गैस का प्रेशर को कंसीडर करते हैं तो वो हमारे पास पार्शियल प्रेशर कहलाता है। पार्शियल प्रेशर का मतलब है टोटल प्रेशर में से कुछ पार्ट। अब जिस तरह हाइड्रोजन गैस का अगर हम प्रेशर कैलकुलेट करना चाहते हैं तो इसका मतलब है कि टोटल जो प्रेशर जो था, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से, हाइड्रोजन गैस की वजह से, ऑक्सीजन गैस की वजह से, आर्गोन गैस की वजह से जो टोटल प्रेशर था उसमें से हम सिर्फ हाइड्रोजन गैस का प्रेशर कैलकुलेट कर रहे हैं और इसके प्रेशर को हम पार्शियल प्रेशर कहेंगे। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से जो प्रेशर है उसको भी हम पार्शियल प्रेशर कहेंगे। ऑक्सीजन गैस की वजह से जो प्रेशर है उसको भी हम पार्शियल प्रेशर कहेंगे। आर्गोन गैस की वजह से जो प्रेशर है उसको भी हम पार्शियल प्रेशर कहेंगे। और अगर हम इन चारों के प्रेशर को सम करते हैं तो उसको हम टोटल प्रेशर कहेंगे। ठीक है, अगर आप लोग चारों के गैसेस के प्रेशर को सम करोगे तो उसको हम टोटल प्रेशर कहते हैं, और अगर हम इंडिविजुअल गैस के प्रेशर को कंसीडर करते हैं तो उस कंडीशन में उनको हम पार्शियल प्रेशर कहेंगे। ये चीज क्लियर है? जी सर, क्लियर है। यस सर। इसके बाद टोटल प्रेशर जो है वो इक्वल होता है पार्शियल प्रेशर सम ऑफ पार्शियल प्रेशर्स ऑफ ऑल गैसेस। जितनी भी आप लोगों के पास गैसेस मौजूद हैं उनका जो पार्शियल प्रेशर है अगर सभी को सम करते हो तो वो टोटल प्रेशर के इक्वल होगा। इसका मतलब है कि टोटल प्रेशर जो है वो इक्वल होगा, टोटल प्रेशर जो है वो इक्वल होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसके साथ प्लस हाइड्रोजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन गैस प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ आर्गोन गैस। अगर आप लोग इन चारों गैसेस के प्रेशर को सम करोगे तो वो आप लोगों के पास टोटल प्रेशर के इक्वल आएगा। ये चीज क्लियर है? जी सर। यस सर। और इसी को हम डाल्टन्स लॉ कहते हैं, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, जिसके मुताबिक जिस वक्त आपके पास जितनी भी गैसेस हैं उन टोटल का सम करते हैं तो सम करने के बाद जो रिजल्ट हमारे पास हासिल होता है वो टोटल प्रेशर के इक्वल होता है, और इसी लॉ को हम डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर कहते हैं। अब पार्शियल प्रेशर को हम कैलकुलेट किस तरह करते हैं कि एक गैस का जो प्रेशर है उसको हम किस तरह कैलकुलेट करते हैं। हमारे पास जनरल गैस इक्वेशन है जिसके मुताबिक PV इज इक्वल टू nRT होता है, जिस तरह हमने लास्ट टाइम स्टडी किया है। PV इज इक्वल टू nRT। अब यहाँ पर हमारे पास टेम्परेचर भी गैसेस का सेम होता है, R जो है वो जनरल गैस कांस्टेंट है। हमारे पास वॉल्यूम भी क्योंकि मिक्सचर का है तो सभी के लिए सेम ही वॉल्यूम है। अब चेंज क्या होता है, हमारे पास चेंज होता है नंबर ऑफ मोल्स और इसके साथ प्रेशर, क्योंकि हर गैस का प्रेशर भी डिफरेंट होगा, हर गैस के नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो भी डिफरेंट होंगे, सेम नहीं होंगे।
सेम भी हो सकते हैं, लेकिन जिस वक्त मिक्सचर की बात करते हैं तो उस कंडीशन में डिफरेंट भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं। लेकिन हम उनको इंडिकेट करने के लिए कि ये गैस डिफरेंट है, ये गैस डिफरेंट है, तो उसके नंबर ऑफ मोल्स को हम डिफरेंट नंबर से शो करते हैं। जिस तरह यहाँ पर आप लोगों को एग्जांपल दी हुई है कि आपके पास दो गैस हैं, एक को नाम हमने दिया है ए का और सेकंड का नाम दिया है बी का। अब हम चाहते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस के लिए और पार्शियल प्रेशर ऑफ बी गैस के लिए, तो इसी इक्वेशन को अप्लाई करना है। आप लोगों ने जहां पर प्रेशर है इसको इंडिकेट करना है PA से, यानी कि ए गैस की वजह से जो प्रेशर है। इसी तरह N को आप लोगों ने शो करना है NA से। NA इंडिकेट करेगा कि ए गैस जो है उसके नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पर N। जी औरंगजेब। सर ये जो वॉल्यूम है ये वॉल्यूम ऑफ कंटेनर होगा? जी ये वॉल्यूम ऑफ कंटेनर होगा जिसमें आप लोगों ने मिक्सचर ऑफ गैसेस को फिल किया हुआ है। ठीक है सर। इसी तरह हम जिस वक्त पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट करना चाहते हैं बी गैस के लिए, तो उस कंडीशन में हमने पी को, प्रेशर को इंडिकेट करना है PB से कि ये प्रेशर जो है वो बी गैस का है, कि बी गैस का जो पार्शियल प्रेशर है उसको हम PB से शो कर रहे हैं, और बी गैस के जो नंबर ऑफ मोल्स हैं उनको हम NB से इंडिकेट करते हैं। तो उस कंडीशन में अगर हम इस इक्वेशन को रीअरेंज करते हैं तो हमारे पास ये इक्वेशन जो है वो हासिल होती है। तो ये जो पार्शियल प्रेशर है वो ए गैस की वजह से है, ये जो पार्शियल प्रेशर है ये बी गैस की वजह से हमारे पास पार्शियल प्रेशर मौजूद है। आप लोगों ने डाल्टन्स लॉ में ये पढ़ा है कि टोटल प्रेशर जो है वो जितनी भी गैसेस मौजूद हैं उनके पार्शियल प्रेशर के सम के इक्वल होता है। अब पार्शियल प्रेशर आप लोगों के पास PA है ए गैस का, और बी गैस का जो पार्शियल प्रेशर है वो आपके पास PB है। ठीक है, तो टोटल प्रेशर इज इक्वल टू PA प्लस PB। यहां तक क्लियर हो गया है कि टोटल जी प्रेशर सर। आप लोगों को ये इसके इक्वल हो गया है। उसके बाद जिस वक्त हम नंबर ऑफ मोल्स की बात करते हैं तो नंबर ऑफ मोल्स जो हैं जितनी भी गैसेस मौजूद हैं उनका सम हमारे पास टोटल नंबर ऑफ मोल्स के इक्वल आता है। जिस तरह हमारे पास प्रेशर जो है हर गैस का प्रेशर अलग अलग उनका सम करते हैं तो हमारे पास टोटल प्रेशर के इक्वल आता है। इसी तरह नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो भी हर गैसेस के अगर सम करते हैं तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ मोल्स हासिल होते हैं। अब हमारे पास दो गैसेस हैं यहाँ पर ए और बी, अगर दोनों गैसेस के नंबर ऑफ मोल्स को हम सम करते हैं तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ मोल्स हासिल होते हैं। और अगर हम इस इक्वेशन में ये वैल्यू पुट करते हैं और PB की जगह पर ये वैल्यू पुट करते हैं तो उस कंडीशन में हमारे पास यही इक्वेशन जो है वो हासिल होती है NA RT डिवाइडेड बाय B प्लस NB RT over V। ओवर B। अब इसमें से जो चीजें कॉमन आती हैं उनको हम कॉमन सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें कॉमन क्या आता है, R वैल्यू जो है वो दोनों में है, कॉमन आ सकता है। T वैल्यू कॉमन है, दोनों वैल्यू में मौजूद है, सेम वैल्यू V है, भी इसको कॉमन है। और V जो है वो भी कॉमन है। बाकी जो चीज बचती है उसको आप लोगों ने एज इट इज लिख देना है। हमारे पास जो वैल्यू बचती है वो है NA है, और उसके NB। बाद NB प्लस का साइन है, हमने प्लस का साइन लिखा है। उसके बाद आपके पास NB वैल्यू बचती है, NB।
अब जो चीज कॉमन निकाली है उसको आप लोगों ने इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है या इसकी जो ब्रैकेट है उससे अलग लिखना है। एक्सक्यूज मी उस सर, कंडीशन जी जी सर मुझे स्क्रीन शो नहीं हो रही आपकी। बाकियों को शो हो रही है? यस सर, हो रही है। जी सर, बिल्कुल ठीक हो रही है स्क्रीन शो। ये फिर आपकी तरफ से कोई इशू होगा। मेरी तरफ से तो ओके है, सभी को मैंने शेयर की हुई है स्क्रीन। अब मुझे नहीं पता आपको क्यों शो नहीं हो रही। आप लैपटॉप में चेक करनी है या इसमें मोबाइल में? मोबाइल में सर। मोबाइल में किसी को पता है किस तरह चेक करते हैं स्क्रीन जो है वो शो होती है? सर मीटिंग रीज्वाइन करके देख लें। लाइव इस तरह कर लो, मीटिंग को दोबारा से रिज्वाइन करके एक दफा ओके देख लो। सर, ओके सर। और हमने देखा है Na प्लस Nb जो है वो इक्वल होता है टोटल नंबर ऑफ मोल्स के। इसका मतलब है कि इसकी जगह पर हम N टोटल लिख सकते हैं। तो उस कंडीशन में हमारे पास यही इक्वेशन जो है वो इक्वल होगी इस इक्वेशन के Na प्लस Nb की जगह पर हमने N टोटल लिख दिया है, बाकी R, T और B को एज इट इज लिखा है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यस सर, क्लियर है। इसका मतलब है कि टोटल प्रेशर जो है वो इक्वल होता है टोटल नंबर ऑफ मोल्स इनटू आर टी ओवर बी के। यहाँ पर एक एग्जांपल दी हुई है। तो आप लोगों के पास टोटल प्रेशर की वैल्यू जो है वो 1 atm है, और जो नाइट्रोजन गैस है उसकी वजह से जो प्रेशर है उसकी वैल्यू 0.78 atm है, और ऑक्सीजन गैस जो है उसकी वजह से जो प्रेशर है उसकी वैल्यू 0.21 atm इस इक्वेशन में फर्स्ट में। ठीक है, इसमें जो दी हुई है वैल्यू। सेकंड की वैल्यू दी हुई है कि जिस वक्त आप लोगों के पास टोटल प्रेशर की वैल्यू जो है वो 4 atm है, नाइट्रोजन गैस की वैल्यू जो है वो 3.12 atm है, और ऑक्सीजन गैस के जो प्रेशर है उसकी वैल्यू 0.84 atm। अब इस कंडीशन में वो है कि जिस वक्त आप लोगों के पास गैसेस का प्रेशर कम होगा तो उसका मतलब है कि आप लोगों के लंग्स के अंदर भी प्रेशर की वैल्यू या गैसेस की वैल्यू जो है वो कम होगी। अगर गैसेस की वैल्यू ज़्यादा होती है, गैसेस की अमाउंट ज़्यादा हो जाती है, तो उस कंडीशन में आप लोगों का प्रेशर जो है वो भी ज़्यादा हो जाएगा। क्योंकि आप लोगों ने ये पढ़ा है कि अगर आप लोग नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज करते हो गैसेस के तो उस कंडीशन में प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। अब इसमें जो है वो गैसेस की वैल्यू नंबर ऑफ मोल्स कम है, इसमें गैसेस के नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा है। ठीक है, इसमें जो ये मॉलिक्यूल जो शो किए हुए हैं ब्लू कलर से, लाइट ब्लू कलर से, वो नाइट्रोजन गैस के हैं, और रेड कलर के जो शो किए हुए हैं वो ऑक्सीजन के हैं। अब ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल कम हैं, इसी वजह से यहाँ पर ऑक्सीजन की वजह से एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी कम है। अब नाइट्रोजन गैस के मॉलिक्यूल ज़्यादा हैं, उनके नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा हैं, तो उसकी वजह से एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है उसकी वैल्यू भी ज़्यादा है। ठीक है, इसी तरह इसमें जिस वक्त आप लोग इन दोनों को कंपेयर करते हो तो इसमें गैस की जो अमाउंट है, नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो ज़्यादा हैं, और इस पिक्चर में जो नंबर ऑफ मोल्स हैं गैसेस के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो कम। इसी वजह से इसमें ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होने की वजह से इसमें प्रेशर जो है उसकी वैल्यू भी ज़्यादा होगी, क्योंकि ये मॉलिक्यूल ज़्यादा होने की वजह से ज़्यादा कोलिजन शो करेंगे, और ज़्यादा कोलिजन शो करेंगे तो इसका मतलब है कि ज़्यादा ही प्रेशर को जनरेट करेंगे।
ये वो कंडीशन है जिस वक्त आप लोग एट सी लेवल पर चेक करते हो। जिस तरह हम यहाँ पर सांस ले रहे हैं तो उस कंडीशन में हमारे जो लंग्स के अंदर ऑक्सीजन की क्वांटिटी और नाइट्रोजन की क्वांटिटी और उसका प्रेशर जो है उसकी वैल्यू ये। लेकिन जिस वक्त हम इस समुद्र के अंदर नीचे गहराई में जाते हैं तो उस कंडीशन में आप लोगों के लंग्स के अंदर गैसेस जो हैं वो ज्यादा फिल हो जाती है, क्योंकि आप लोग उसको बाहर नहीं निकालते। और उस कंडीशन में आप लोगों का प्रेशर जो है, लंग्स का प्रेशर जो है वो और ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। और जिस वक्त प्रेशर इंक्रीज होगा तो इसका मतलब क्या है? कुछ होगा या कुछ भी नहीं होगा? जी अमन जलाल। अमन जलाल। गफरा बतूल। जी सर। अगर प्रेशर ज्यादा हो जाता है तो उसका रिजल्ट क्या निकलता है? सर अगर प्रेशर ज्यादा हो जाएगा तो आप कह रहे हैं कि उसके लंग्स में गैसेस की जो मतलब वॉल्यूम है वो ज्यादा हो जाएगा और फिर इस तरह से सांस लेने में मुश्किल होगी। गफरा, आप लोगों ने शायद एक्सपेरिमेंट भी किए होंगे जिसमें आप लोग किसी भी बीकर या किसी चीज को हीट करते हो। जी जी सर। अगर आप लोग उसको क्लोज फॉर्म में रखते हो और उसके बाद उसको हीट करते जाते हो तो एक जी स्टेज आती है जिस वक्त बीकर ही जो है वो फट जाता है, ब्रेक हो जाता जी है। जी जी ये वो स्टेज होती है जिस वक्त इंटरनल प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है। ज्यादा हो जाता है। और जिस वक्त इंटरनल प्रेशर ज्यादा हो जाता है तो वो दीवार को तोड़कर, वाल को तोड़कर बाहर निकलने बाहर की निकल कोशिश आता है। करता है। तो यही केस यहाँ पर होता है। तो अगर यहाँ इससे इंटरनल लंग्स फट जाएंगे। जी, सर फिर प्रेशर तो वॉल्यूम के इनवर्सली नहीं है? प्रेशर वॉल्यूम के इन्वर्सली है, लेकिन यहाँ पर तो वॉल्यूम को हम चेंज ही नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर वॉल्यूम की तो वही वैल्यू है, उसको तो हम चेंज नहीं कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप लोग क्लोज्ड वेसल के अंदर किसी भी गैस मॉलिक्यूल या लिक्विड को हीट करते हो, उसके बाद वो लिक्विड गैस फेज में जिस वक्त कन्वर्ट होता है, क्योंकि वॉल्यूम तो टोटल उनका उतना ही है, वॉल्यूम को तो हम चेंज ही नहीं कर रहे। और जितना आप लोग टेम्परेचर ज्यादा करते जाओगे उसकी वजह से प्रेशर की वैल्यू, इंटरनल प्रेशर की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी। और जिस वक्त इंटरनल प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाएगा तो उस कंडीशन में जो भी वेसल के अंदर आप लोगों ने गैस के मॉलिक्यूल को फिल किया हुआ है तो उनकी कोशिश होगी कि उसकी जो वाल है वो ब्रेक हो जाए। और अगर उसकी पावर ज्यादा हो जाती है इंटरनल प्रेशर की तो वो वाल को ब्रेक कर देता है। और जिस वक्त बाल ब्रेक हो जाती है तो आपको पता है उस कंडीशन में गैस जो है वो बाहर निकल आती है। और गैस जिस वक्त बाहर निकल आती है तो जितना भी उसको वॉल्यूम मिलता है उसमें वो ऑक्यूपाई कर लेती है। इनिशियली जिस वक्त हम हीट करते हैं किसी भी वेसल के अंदर तो उस कंडीशन में उसके वॉल्यूम को हम चेंज नहीं करते हैं, वॉल्यूम को हम उतना ही रखते हैं। ये चीज क्लियर है? जी सर क्लियर है। इसके बाद है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। इसमें वो कहता है कि मॉलिक्यूल्स जो हैं, कुछ ऐसे भी मॉलिक्यूल हैं जो एटम की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, कुछ ऐसे पार्टिकल हैं, गैस के मॉलिक्यूल हैं जो मॉलिक्यूल की फॉर्म में डाई, ट्राई या पेंटा मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। अब वो वाले मॉलिक्यूल जो मोनोएटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, जिस तरह आपके पास हीलियम गैस आती है, नियॉन गैस आती है, जिसमें आप लोगों के पास नोबल गैसेस की एग्जाम्पल हासिल होती है, उनको हम मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। इसके बाद वो कहता है कि आप लोगों के पास पार्टिकल के अंदर, ये काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी का सेकंड पोस्टुलेट है, वो कहता है कि मॉलिक्यूल के दरमियान फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन जो है वो ना होने के बराबर होती है। द अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स इज नेग्लिजिबल।
कि इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन है गैस के मॉलिक्यूल के दरमियान वो ना होने के बराबर होती है, लेकिन ये एक लिमिट तक होती है। जिस तरह आप लोगों ने कहा था ना कि हम प्रेशर को इंक्रीज करते जाते हैं और उस कंडीशन में वॉल्यूम डिक्रीज होता जाता है, तो एक्चुअल में बाद में इनका रिजल्ट एक जैसा नहीं आता। उसकी रीजन यही होती है कि ये जो हम थ्योरी है जिसको हम काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी कहते हैं, इसका जो सेकंड पोस्टुलेट है ये उसको सेटिस्फाई नहीं करता है। अगर आप लोग वॉल्यूम को डिक्रीज करते जाते हो तो उस कंडीशन में मॉलिक्यूल के दरमियान इंट्रैक्शन भी जनरेट होना शुरू हो जाती है। ठीक है, इसी वजह से आप लोगों जी का सर। बॉयल्स लॉ जो है वो एक लेवल तक, एक लिमिट तक एप्लीकेबल होता है, उसके बाद वो एप्लीकेबल नहीं होता है। लेकिन क्योंकि हमारे पास अभी तक वही लॉ है उसी को हम यूज कर सकते हैं। अभी तक मजीद इसके बारे में कि भाई ऐसा लॉ डिस्कवर हो कि जो हर कंडीशन में एप्लीकेबल हो, ऐसा अभी तक डिस्कवर नहीं हुआ है, ना ही किसी ने पेश किया है। इसीलिए हम अभी बॉयल्स लॉ को ही यूज करते हैं। इसके बाद जिस वक्त मॉलिक्यूल्स, क्योंकि आपको पता है कि गैस के मॉलिक्यूल जो हैं वो रैंडमली अपनी मर्जी से मूव कर रहे होते हैं, और जिस वक्त वो अपनी मर्जी से मूव कर रहे होते हैं तो वो एक दूसरे के साथ कोलिजन भी शो करते हैं। और इसके साथ वाल के साथ, ये जो वाल है जिसके अंदर आप लोगों ने गैस को फिल किया हुआ है, उसके साथ भी मॉलिक्यूल कोलिजन शो करते हैं। और जिस वक्त ये वाल के साथ टकराते हैं, टकराने के बाद ये दोबारा से इसी इन्वायरमेंट में वापस आ जाते हैं। और वो कहते हैं कि काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के मुताबिक इनकी कोलिजन जो है वो इलास्टिक होती है। इलास्टिक का मतलब है कि इनका मोमेंटम भी कंजर्व रहता है और इनकी एनर्जी जो है वो भी कंजर्व रहती है, वो चेंज नहीं होती। और टकराने के बाद जस्ट इनका जो ओरिएंटेशन है, डायरेक्शन है, वो चेंज होती है। इसके अलावा इसमें कोई भी चेंज हासिल नहीं होता। अभी तक जो आपने पॉइंट पढ़े हैं वो 3 पॉइंट हैं कि पार्टिकल जो हैं, गैस जो है वो पार्टिकल की फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं, कुछ जो है वो मोनोएटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं, कुछ जो है मॉलिक्यूल या बाई या ट्राई मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं। दूसरा पॉइंट आप लोगों ने ये पढ़ा है कि मॉलिक्यूल के दरमियान फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन जो है वो ना होने के बराबर होती है। तीसरा पॉइंट आप लोगों ने ये पढ़ा है कि मॉलिक्यूल जो हैं वो रैंडमली मूव कर रहे होते हैं, गैस के मॉलिक्यूल, और जिस वक्त वो मूव कर रहे होते हैं तो उस कंडीशन में वो मॉलिक्यूल के साथ भी कोलिजन शो करते हैं। इसके साथ जिस वेजल में इनको फिल किया हुआ है उसकी वॉल के साथ भी कोलिजन शो करते हैं। और जिस वक्त ये कोलिजन शो करते हैं तो इनकी कोलिजन जो है वो इलास्टिक होती है। इलास्टिक का मतलब है कि ना ही उनकी एनर्जी जो है चेंज वो होती है ना चेंज ही होती है, मोमेंटम, ना ही उनका मोमेंटम चेंज होता है। डायरेक्शन चेंज होती है। जस्ट उनकी जो है डायरेक्शन वो चेंज होती है। इसके बाद फोर्थ पॉइंट है कि मॉलिक्यूल्स के दरमियान स्पेस जो है वो बहुत ज्यादा होती है। गैस के मॉलिक्यूल के दरमियान ये जो डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा होता है। इसके बाद लास्ट पॉइंट है कि इनकी जो काइनेटिक एनर्जी है जिसके साथ ये मूव कर रहे होते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के, और टेम्परेचर भी आप लोगों ने केल्विन में यूज करना है। अगर आप लोग टेम्परेचर को ज्यादा करते हो तो उस कंडीशन में मॉलिक्यूल्स की स्पीड जो है वो ज्यादा होगी, और अगर आप लोग टेम्परेचर को कम करते हो तो उस कंडीशन में मॉलिक्यूल्स की स्पीड जो है वो कम होगी। ये 5 पॉइंट हैं काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के।
जिसको आप लोग फर्दर यूज करते हो कि जो भी आप लोगों ने ये लॉ अप्लाई करना है तो उसकी एक्सप्लेनेशन के लिए इन पॉइंट्स को या इन पॉइंट्स की हेल्प लेते हो और उस कंडीशन में आप लोग रिजल्ट को एक्सप्लेन करते हो। लेकिन इन पॉइंट्स में कुछ फॉल्ट भी है। अब जिस तरह इसमें लिखा हुआ है कि इनके दरमियान स्पेस जो है वो ना होने के स्पेस जो है वो बहुत ज्यादा होती है, मॉलिक्यूल के दरमियान फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन जो है वो कम है, या गैस का जो वॉल्यूम है, गैस का एक्चुअल वॉल्यूम जो है, जितना आप लोग वॉल्यूम प्रोवाइड करते हो उसकी निस्बत ना होने के बराबर होता है। अब जिस तरह ये गैस आपने इस रीजन में फिल की हुई है और ये टोटल वॉल्यूम इसने ऑक्यूपाई किया हुआ है, अगर आप लोग प्रेशर अप्लाई करते हो उस कंडीशन में यही वॉल्यूम डिक्रीज होकर हाफ हो जाएगा। उसके बाद फिर मजीद आप लोग प्रेशर अप्लाई करते हो तो उस कंडीशन में फिर इसका वॉल्यूम जो है और ज्यादा डिक्रीज हो जाएगा। और एक्चुअल वॉल्यूम जो गैस मॉलिक्यूल का होता है वो बिल्कुल ही बहुत यानी कि स्लाइटली होता है, यानी कि ऑलमोस्ट ये इसका अगर वॉल्यूम है गैस का वॉल्यूम एक्चुअल में, तो इसकी वैल्यू इस वॉल्यूम की निस्बत बहुत ही कम होती है, जिसकी वजह से हम गैस के बाद एक्चुअल वॉल्यूम को इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि इनके दरमियान स्पेस बहुत ज्यादा होती है। इसलिए एक ये भी काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी का पॉइंट है। लेकिन इन पॉइंट्स में कुछ ना कुछ फॉल्ट भी हैं, यानी कि कुछ लिमिट तक ये पॉइंट्स जो हैं वो एप्लीकेबल हैं। अगर आप लोग उससे मजीद अप्लाई करते हो, कंडीशन को चेंज करते हो, तो उस कंडीशन में ये पॉइंट एप्लीकेबल नहीं होते हैं। जिस तरह आप लोग कहते हैं कि इनका वॉल्यूम एक्चुअल वॉल्यूम गैसेस का एक्चुअल वॉल्यूम जो है वो जो वॉल्यूम आप लोगों ने प्रोवाइड किया हुआ है उसकी निस्बत नेग्लिजिबल होता है। अगर आप लोग वो वॉल्यूम ज्यादा अप्लाई करते हो, प्रोवाइड करते हो, तो उस कंडीशन में ये पॉइंट एप्लीकेबल होगा। अगर आप लोग वॉल्यूम ही गैस मॉलिक्यूल का बहुत कम अप्लाई करते हो तो उस कंडीशन में ये पॉइंट एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, ठीक है सर। इसके साथ आप लोगों ने ये भी देखा है कि गैस का वॉल्यूम जितना भी आप लोग प्रोवाइड करोगे, गैस जो है उतना ही वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर लेती है। इसका मतलब है कि गैसेस का कोई स्पेसिफिक वॉल्यूम नहीं है। अगर आप लोग उसको एक बीकर के अंदर क्लोज करोगे तो गैस ने उसमें फिल हो जाना है। अगर आप लोग उसी गैस को एक रूम की स्पेस दे देते हो तो उस कंडीशन में वही गैस के मॉलिक्यूल जो है वो उस रूम का ऑक्यूपाई कर लेंगे। अगर आप लोग पूरी यूनिवर्सिटी का जिस तरह रीजन है उसको प्रोवाइड कर देते हो तो गैस के मॉलिक्यूल उस पूरी रीजन में ऑक्यूपाई कर लेते हैं। इसका मतलब है कि गैस के मॉलिक्यूल का कोई भी स्पेसिफिक वॉल्यूम नहीं होता है और गैस के मॉलिक्यूल की कोई डेफिनेट शेप भी नहीं होती है। इसके साथ गैस के मॉलिक्यूल जो हैं वो कंप्रेसिबल होते हैं। कंप्रेसिबल इसलिए होते हैं कि इनके दरमियान स्पेस बहुत ज्यादा होती है। तो जिस तरह ये आप लोगों के पास स्पेस नजर आ रही है, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल को आसानी से एक दूसरे के करीब किया जा सकता है। अगर आप लोग एक्सटर्नल प्रेशर को ज्यादा कर देते हो तो उस कंडीशन में ये मॉलिक्यूल एक दूसरे के ज्यादा करीब आ जाते हैं और इसी गैस की प्रॉपर्टी को हम कंप्रेसिबिलिटी कहते हैं। अगर आप लोग एक्सटर्नल प्रेशर की वैल्यू ज्यादा करते हो तो उस कंडीशन में यही मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब आते हैं और इस प्रॉपर्टी को, जिसकी वजह से गैस का वॉल्यूम डिक्रीज होता है, कम हो जाता है, उसको हम कंप्रेसिबिलिटी कहते हैं। और ये कंप्रेसिबिलिटी इसी वजह से होती है गैस की क्योंकि इनके दरमियान डिस्टेंस, मॉलिक्यूल के दरमियान डिस्टेंस जो है वो बहुत ज्यादा होता है। इसके साथ अगर हम इसकी डेंसिटी देखते हैं गैस मॉलिक्यूल की तो वो बहुत कम होती है।
क्योंकि इनके दरमियान स्पेस जो है मालिक्यूल मालिक्यूल के दरमियान स्पेस जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, और जितनी मालिक्यूल के दरमियान स्पेस ज़्यादा होगी इसका मतलब है कि उसकी डेंसिटी जो है वो उतनी ही कम होगी। क्योंकि आप लोगों को ये पता है कि डेंसिटी का वॉल्यूम के साथ इनवर्स रिलेशन है, जिस तरह हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी किया था, जिसके मुताबिक डेंसिटी जो है वो इक्वल होती है मास ओवर वॉल्यूम के। जो ये इंडिकेट कर रही है कि आप लोगों के पास डेंसिटी जो है उसका वॉल्यूम के साथ इनवर्स रिलेशन। अगर आप लोगों के पास गैस का वॉल्यूम ज़्यादा होगा इसका मतलब है कि डेंसिटी कम होगी, और अगर इनका वॉल्यूम कम होगा तो उस कंडीशन में डेंसिटी की वैल्यू ज़्यादा होगी। क्योंकि अगर वॉल्यूम ज़्यादा है तो इसका मतलब है मॉलिक्यूल के दरमियान डिस्टेंस जो है वो बहुत ज़्यादा है। एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से काफ़ी डिस्टेंस पर मौजूद है, और अगर आप लोग वॉल्यूम को डिक्रीज करते हो तो उस कंडीशन में यही मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, और जिस वक्त ये मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब आते हैं इसका मतलब है कि बी की वैल्यू वॉल्यूम की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, और जिस वक्त वॉल्यूम की वैल्यू डिक्रीज होगी तो इसका मतलब है कि डेंसिटी की वैल्यू इंक्रीज होगी। इसीलिए हम कहते हैं अगर हम गैस के वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे इसका मतलब है कि उनकी डेंसिटी जो है वो डिक्रीज होगी। और अगर हम गैस को लिक्विड के साथ कंपेयर करते हैं, लिक्विड फॉर्म में मॉलिक्यूल जो हैं वो एक दूसरे के करीब होते हैं, लेकिन गैस फॉर्म में मॉलिक्यूल जो हैं वो एक दूसरे से खासा डिस्टेंस पर होते हैं, और जिस वक्त ये एक दूसरे से डिस्टेंस पर होंगे इनके दरमियान स्पेस ज़्यादा होगी तो उस कंडीशन में इनकी डेंसिटी की वैल्यू भी कम होगी, और अगर मॉलिक्यूल एक दूसरे के ज़्यादा करीब होंगे तो उस कंडीशन में उनके दरमियान डेंसिटी जो है वो ज़्यादा होगी, क्योंकि उनका दरमियान स्पेस जो है वो बहुत कम है। ये चीज़ क्लियर है? जी सर। इसके साथ डेंसिटी और प्रेशर का क्या रिलेशन है? अब आपके पास प्रेशर दो तरह के हैं, एक इंटरनल प्रेशर है एक एक्सटर्नल प्रेशर। जिस वक्त हम इंटरनल प्रेशर की बात करते हैं, ठीक है, क्योंकि इंटरनल प्रेशर गैस मॉलिक्यूल की वजह से होता है, और एक्सटर्नल जो हम अप्लाई करते हैं वो होता है। लेकिन यहाँ पर जब हम बात करते हैं तो वो इंटरनल प्रेशर की हम बात कर रहे हैं कि एक में आपके पास गैस के मॉलिक्यूल की क्वांटिटी कम है, दूसरे में आपके पास गैस के मॉलिक्यूल की क्वांटिटी जो है वो ज्यादा है। अब जिसमें क्वांटिटी कम होगी इसका मतलब है कि वो नंबर ऑफ कोलिजन भी कम शो करेंगे, और जिसमें गैस के मॉलिक्यूल की क्वांटिटी ज्यादा होगी वो नंबर ऑफ कोलिजन ज्यादा शो करेंगे। हाँ वो नंबर ऑफ कोलिजन जो है वो ज्यादा शो करेंगे, और जिस वक्त गैस के मॉलिक्यूल जितनी ज्यादा कोलिजन शो करेंगे इसका मतलब है कि प्रेशर उतना ही ज्यादा जनरेट होगा, और जितना प्रेशर ज्यादा जनरेट होगा इसका मतलब है कि आप लोगों के पास बेसिकली जिस वक्त मॉलिक्यूल की क्वांटिटी ज्यादा है तो उनके दरमियान स्पेस जो है वो भी कम होगी। अगर हम ये जो मॉलिक्यूल मौजूद हैं इनको कंपेयर करते हैं, इनके दरमियान जो डिस्टेंस है इन मॉलिक्यूल से, तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास जिसमें कंसंट्रेशन ज़्यादा है, जिसमें मॉलिक्यूल की अमाउंट ज़्यादा है, उनमें स्पेस जो है मॉलिक्यूल के दरमियान कम है, और इसमें आप लोगों के पास मॉलिक्यूल के दरमियान स्पेस ज़्यादा है। और मैंने आप लोगों को कहा था कि जिनके दरमियान मॉलिक्यूल्स के दरमियान जिस केस में डिस्टेंस कम होगा तो उस कंडीशन में उनकी डेंसिटी भी ज़्यादा होगी। इसका मतलब है कि जिस केस में इंटरनल प्रेशर की वैल्यू ज़्यादा है क्योंकि इसमें मॉलिक्यूल की क्वांटिटी ज़्यादा है, तो उस केस में मॉलिक्यूल के दरमियान स्पेस जो है वो कम है, और इसी वजह से उनकी डेंसिटी की वैल्यू भी ज़्यादा है। इसका मतलब है कि नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू ज़्यादा होगी तो उस कंडीशन में प्रेशर की वैल्यू भी ज़्यादा होगी, और इसके साथ डेंसिटी की वैल्यू भी ज़्यादा होगी। और अगर आप लोगों के पास नंबर ऑफ मोल्स की क्वांटिटी कम है तो उसकी वजह से प्रेशर भी कम होगा, और उसके साथ उसकी वजह से डेंसिटी की वैल्यू भी कम होगी।
ये चीज क्लियर है? इससे हम ये जी कह सकते सर। हैं नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो प्रेशर को भी कंट्रोल कर रहे हैं और नंबर ऑफ मोल जो है वो डेंसिटी को भी कंट्रोल कर रहे हैं। यानी कि नंबर ऑफ मोल जो हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, प्रेशर के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। इसी तरह नंबर ऑफ मोल जो हैं वो डेंसिटी के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा है तो उस कंडीशन में स्पेस कम होगी और उस कंडीशन में डेंसिटी की वैल्यू ज्यादा होगी। इसी तरह नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा हैं तो उस कंडीशन में मॉलिक्यूल्स ज्यादा कोलिजन शो करेंगे और जितनी ज्यादा कोलिजन शो करेंगे तो इसका मतलब है उनकी वजह से प्रेशर भी उतना ही ज्यादा जनरेट होगा। ये चीज क्लियर है? जी सर यस सर। क्लियर है। जी आफाक। सर ऐसी कंडीशन है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी ज्यादा हो और प्रेशर भी कम हो, एज कंपेयर टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी कम हो और प्रेशर वो भी कम। डिपेंड करता है कि अगर आप लोग वॉल्यूम को चेंज कर देते हो तो उस कंडीशन में ये पैरामीटर चेंज हो सकता है। सर अगर वॉल्यूम मतलब मोल जो है वो अटैच है एक दूसरे से, तो अगर हम प्रेशर काइनेटिक एनर्जी भी प्रोवाइड करें उनको, तो फिर तो जाहिर सी बात है वो प्रेशर कम प्रोड्यूस करेंगे एज कंपेयर टू जो फ्रीली मूवेबल है। लेकिन आप ये भी तो देखें ना, जैसे अगर काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो तो उस कंडीशन में उन्होंने एनर्जी तो हासिल करनी ही करनी है। जिस वक्त एनर्जी को गेन करेंगे तो उनकी जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, जो मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब हैं, उन्होंने एक दूसरे के फासले यस पर होना ही होना है। अब एक बंदे यस को तुम एनर्जी भी प्रोवाइड करो और उसी पर्सन को कंट्रोल करने की भी कोशिश करो तो वो कंट्रोल होगा? सपोज यही नो लगा लो ना, आपका कोई नौकर है, ठीक है। अब पहले आप उसको सैलरी देते हो, सैलरी के अंदर उसका गुजारा होता है और यस आप चाहते हो कि मैं उसे 5-10 करोड़ रुपए दे दूं और देने के बाद भी उसको नौकर रखूं और उसी तकरीबन 10-15 हजार रुपए की सैलरी उसे दूं, तो वो करेगा नौकरी? नो सर। नहीं करेगा ना। वही केस मॉलिक्यूल के जैसे साथ होता है। पीछे हमने एक केस पढ़ा था कि मॉलिक्यूल्स अटैच्ड है क्लस्टर की फॉर्म में, लाइक ट्राइप्लानर फॉर्म में। तो अगर हम उन्हें टेम्परेचर ज्यादा दें तो उनकी जाहिर बात है वो प्रेशर ज्यादा लेस क्रिएट करेंगे एज कंपेयर टू फ्रीली मूवेबल मॉलिक्यूल्स। लेकिन ये उस वक्त है जिस वक्त तक उनके दरमियान से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस खत्म नहीं होती है। जिस वक्त इंटरमॉलिक्यूलर यस फोर्सेस खत्म हो जाती हैं उसके बाद वो भी प्रेशर जनरेट करना शुरू कर देते हैं। मैंने इसके साथ आपसे ये भी कहा था कि ये डिपेंड करता है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस किसके दरमियान ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। आप लोग टेम्परेचर प्रोवाइड करते हो लेकिन उस टेम्परेचर पर उनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस खत्म नहीं होती हैं, तो उस केस में ये हो सकता है। अगर इंटरमॉलिक्यूलर सर। फोर्सेस पर उनकी काइनेटिक एनर्जी डोमिनेट आ जाती है तो उस केस में ये एप्लीकेबल नहीं होता है। सर इन केस हम टेम्परेचर ना प्रोवाइड करें एक सिलेंडर में, देन तो हम उनका वॉल्यूम ज्यादा रख सकते हैं वॉल्यूम को अगर मॉलिक्यूल्स चेंज को कर दे अटैच है। तो उस कंडीशन में भी ये हो सकता है। लेकिन अभी जो हम बात कर रहे थे वो उस कंडीशन में है जिस वक्त आप लोगों ने ना ही उसका वॉल्यूम को चेंज करना है, ना ही आप लोगों ने टेम्परेचर को चेंज करना है, जस्ट आप लोगों ने नंबर ऑफ मोल्स को चेंज करना है। यानी गैस की यस सर। अमाउंट जो है उसको सिर्फ चेंज करना है, इसके अलावा बाकी पैरामीटर को चेंज नहीं करना। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, मोस्ट वेलकम। इसके बाद जिस वक्त आप लोग बॉयल्स लॉ को अप्लाई करते हो गैस मॉलिक्यूल पर और एक्सटर्नल प्रेशर की वैल्यू इंक्रीज करते हो तो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो आसानी से कंप्रेस हो जाते हैं और जिस वक्त वो कंप्रेस होते हैं तो उस कंडीशन में उनका वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज होता है। वॉल्यूम डिक्रीज क्यों होता है? क्योंकि उनके दरमियान लार्ज डिस्टेंस होता है, मॉलिक्यूल के दरमियान स्पेस जो है वो बहुत ज्यादा होती है और जिस वक्त वॉल्यूम को आप लोग अप्लाई करते हो तो उस कंडीशन में यही जो स्पेस है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाती है और जिस वक्त ये स्पेस डिक्रीज होती है तो उस कंडीशन में मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। इसका मतलब है कि इस स्पेस की वजह से, जो स्पेस मॉलिक्यूल के दरमियान मौजूद है,
उसकी वजह से मॉलिक्यूल को हम कंप्रेस कर सकते हैं। अगर ये स्पेस मौजूद ना होती, मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ ही अटैच होते, तो उस कंडीशन में हम मॉलिक्यूल्स को प्रेस या कंप्रेस नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि इनके दरमियान जो स्पेस मौजूद होती है, उसकी वजह से ही हम मॉलिक्यूल्स को कंप्रेस कर सकते हैं। और उसकी भी एक स्पेसिफिक लिमिट है, क्योंकि जिस तरह आप लोग वॉल्यूम को इंक्रीज करते वॉल्यूम को डिक्रीज करते जाते हो, तो उसके साथ ही मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब आते जाते हैं। और जिस वक्त मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब आते जाएंगे, इसका मतलब है कि ये मॉलिक्यूल वॉल के साथ भी कोलिजन ज्यादा शो करेंगे। और जिस वक्त कोलिजन ज्यादा शो करेंगे, तो इसका मतलब है कि इंटरनल प्रेशर की वैल्यू भी इंक्रीज होती जाती है। और उस लिमिट तक वॉल्यूम डिक्रीज होता है जिस वक्त तक इंटरनल प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल नहीं होता। और अगर दोनों की वैल्यू इक्वल हो जाती हैं, तो उस कंडीशन में वॉल्यूम मजीद डिक्रीज नहीं होता है। क्योंकि जिस वक्त आप लोग एक्सटर्नल प्रेशर की वैल्यू इंक्रीज करते हो, तो वॉल्यूम डिक्रीज होता जाएगा। और जिस वक्त वॉल्यूम डिक्रीज होगा, तो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो इस वॉल के साथ, क्योंकि रीजन उनका कम हो गया है, जिस वक्त उनका वॉल्यूम कम हुआ है, तो मॉलिक्यूल एक दूसरे के ज्यादा करीब हैं। और जिस वक्त मॉलिक्यूल ज्यादा करीब होंगे, तो वो ज्यादा ही कोलिजन इन वॉल के साथ शो करेंगे। और जिस वक्त वो ज्यादा कोलिजन शो करेंगे, तो इसका मतलब है कि उसकी वजह से प्रेशर जो है उसकी वैल्यू इंक्रीज होगी। और जिस वक्त प्रेशर की वैल्यू इंक्रीज होगी, इसका मतलब है कि उनका मजीद वॉल्यूम को रिड्यूस करना मुश्किल होता जाएगा। इसलिए हम कहते हैं जिस वक्त मॉलिक्यूल्स को कंप्रेस करते हैं, तो कंप्रेस करने के दौरान मॉलिक्यूल्स की एनर्जी जो है वो भी इंक्रीज हो रही होती है। मॉलिक्यूल्स का इंटरनल प्रेशर जो है वो भी इंक्रीज होता है। और वो इंटरनल प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर को एक लिमिट तक बियर करता है। अगर उससे ज्यादा प्रेशर आप लोग अप्लाई करते हो, तो उस कंडीशन में गैस के मॉलिक्यूल्स की कोलिजन इतनी ज्यादा हो जाती है कि उनकी वजह से प्रेशर इतना ज्यादा जनरेट होता है कि उसकी कोशिश होती है कि ये जो वॉल है उसको ब्रेक कर दे। और अगर वो प्रेशर इन वॉल को ब्रेक कर सकता है, क्योंकि अगर आप लोग ज्यादा प्रेशर जो है वो अप्लाई करते जाओगे, तो जिस तरह मैं आप लोगों से कहूँ कि आप लोगों का एक क्विज है और इस क्विज को मैं नेक्स्ट वीक लेता हूँ, आप लोगों ने कहना है कि ठीक है सर, एक क्विज को हम दे देते हैं। अगर मैं आप लोगों से कहता हूँ कि आप लोगों का मैं मिड रखता हूँ नेक्स्ट वीक में, आप लोगों ने कहना है सर उसका सिलेबस ही बहुत ज्यादा हो गया। तो बेसिकली ये आप लोगों की तरफ से प्रेशर होता है कि एक प्रेशर मैं आप लोगों को अप्लाई कर रहा हूँ, जिसको आप लोग आसानी से बेयर कर लेते हो। अगर मैं उससे ज्यादा प्रेशर आप लोगों को प्रोवाइड करता हूँ, आप लोगों पर देता हूँ, तो उस कंडीशन में आप लोग उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते हो। तो उस कंडीशन में आपकी तरफ से भी रेजिस्टेंस शुरू हो जाती है। इसी तरह ये गैस के मॉलिक्यूल जो हैं उनकी भी एक लिमिट है, जिस लिमिट तक वो एक्सटर्नल प्रेशर को बियर करते हैं। अगर उससे ज्यादा प्रेशर को आप लोग उसको अप्लाई करते हो, तो उस कंडीशन में गैस के मॉलिक्यूल जो हैं वो भी कहना शुरू हो जाते हैं कि हमने अब कंप्रेस नहीं होना है। अब हमारे अंदर भी इतनी ताकत मौजूद है कि हम आपके प्रेशर को बर्दाश्त कर सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि जिस वक्त आप लोग वॉल्यूम को डिक्रीज करते हो, तो उस कंडीशन में इंटरनल प्रेशर की वैल्यू इंक्रीज होती जाती है। और वो इंटरनल प्रेशर जो है वो उसी रेशो के साथ इंक्रीज होता है जिस रेशो के साथ वॉल्यूम डिक्रीज होगा। अगर कम आप लोग प्रेशर को वॉल्यूम को डिक्रीज करोगे, इसका मतलब है कम इंटरनल प्रेशर जो है वो जनरेट होगा। अगर ज्यादा वॉल्यूम को रिड्यूस करते हो, तो इसका मतलब है कि ज्यादा ही इंटरनल प्रेशर जो है वो जनरेट होगा। जी औरंगजेब। सर ऐसा हो सकता है कि हम प्रेशर इतना इंक्रीज करते हैं कि वो उसकी स्टेट ही चेंज हो जाए।
हो सकता है गैस फॉर्म से वो लिक्विड फॉर्म से लिक्विड ये उस वक्त हो सकता है कि जिस वक्त आप लोग प्रेशर भी अप्लाई कर रहे हो, इसके साथ आप लोग मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी को भी रिलीज कर रहे हो। इसके अंदर जो काइनेटिक एनर्जी जनरेट हो रही है उसको भी आप लोगों ने रिमूव करना है, तब वो गैस फेज से लिक्विड फेज में कन्वर्ट होगी। अगर आप लोग उसको काइनेटिक एनर्जी को उसको रिलीज नहीं कर रहे, जस्ट प्रेशर को ही अप्लाई करते जा रहे हो, तो उस कंडीशन में इसका स्टेज को गैस फेज से लिक्विड फेज में कन्वर्ट करना मुश्किल हो जाता है। आप लोग इसके साथ में जो टेम्परेचर प्रोड्यूस होता जाएगा उसको रिलीज करते जाना है और प्रेशर अप्लाई करते जाना है, तो उस कंडीशन में ये गैस फेज से लिक्विड फेज में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, जी सर ठीक है। सर आज के लिए इतना ही बहुत है बस। सर आज के लिए इतने काफी। के लिए इतना ही काफी है। जी सर। यस सर। चलें, इसमें से अगर कोई क्वेश्चन करना है तो वो आप लोग कर सकते हो, अदरवाइज फिर अटेंडेंस लेते हैं और इस लेक्चर को आज को एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में आपका ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट, बल्कि नेक्स्ट क्लास में आपका ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। यस सर। जी अज़का है? यस सर। ओके अज़का, मैंने आपके अटेंडेंस लगा दी है। इसके बाद हसनैन सईद, हसनैन सईद के बाद है काशिफ खान। ओके काशिफ खान। इसके बाद है निम्रा कज़ाफी। सर प्रेजेंट। ओके निम्रा, आपकी भी अटेंडेंस हो चुकी है। सिदरातुल मुंतहा। प्रेजेंट सर। ओके सिदरा, आपकी भी अटेंडेंस लगा दी। उसके बाद सुभान बाबर। सुभान बाबर आज की क्लास में एब्सेंट हैं। उसके बाद यूसुफ अली। यस सर प्रेजेंट। ओके यूसुफ, आपकी भी अटेंडेंस हो चुकी है। जी अगर किसी ने आज के टॉपिक से कुछ पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हो। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज।